हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ये मेरा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर कर लिया था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैटर को सबसे पहले टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन था और दूसरा था केमिकल क्लासिफिकेशन। पिछला वीडियो जाकर आप देखिए तो उसमें सारा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। आज जो मेरा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक रहेगा वो है भौतिक राशियां और उनका मापन। जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, फिर उनको मापन में कौन कौन से मात्रक का यूज किया जाता है, मात्रक मीन्स यूनिट्स का, और यूनिट्स जो होती हैं उनके डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, ये सब मेरे पॉइंट इसमें आज रहेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। आज का जो मेरा टॉपिक है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भौतिक, इनकी डेफिनेशन होती है वे राशियां जो भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करती हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना। भौतिक राशियों की डेफिनेशन क्या हुई? वे राशियां जो फिजिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स का क्या करती हैं, ओबे यानी उनका पालन करती हैं, नियमों का, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ये तो इनकी डेफिनेशन है भौतिक राशियों की। अब जो भौतिक राशियां जो होती हैं उनको मापन की पद्धतियां होती हैं। तो पहले भौतिक राशियों का जो डिटेल है, पूरा वर्गीकरण है, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज आती है उसको, जिससे आपको समझ में आएगी, मापन की पद्धतियां। वो पहले देख लीजिए, मापन की पद्धतियां। क्योंकि जब भौतिक राशि मैं पहले पढ़ा दूंगा तो उनको जब मेजरमेंट की बात आएगी तो फिर आपको जो सिस्टम है ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले मापन की पद्धतियां भी मैं बता देता हूं आपको। मापन की पद्धतियां, तो सबसे पहले मापन की तीन पद्धतियां प्रचलन में थी। पहली थी एमकेएस पद्धति, दूसरी थी सीजीएस पद्धति और तीसरी थी एफपीएस पद्धति। मापन की तीन पद्धतियां, तीन सिस्टम थे मेजरमेंट के ऑल ओवर वर्ल्ड में। एक था एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एफपीएस। कोई भी राशि, भौतिक राशि हो, उसको नापने के लिए इन तीन सिस्टम का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से यूज किया जाता था। भारत में ज़्यादातर एमकेएस पद्धति यूज की जाती थी। ब्रिटेन में जाइए तो वहाँ पर एफपीएस पद्धति यूज की जाती थी और कुछ देशों में सीजीएस पद्धति भी यूज की जाती थी। तो अब इनका फुल फॉर्म क्या है? एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का है फुट पाउंड सेकेंड। वो आपको पता है मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये काय की इकाई है लेंथ की, यानी लंबाई की। और जो किलोग्राम है या ग्राम है या पाउंड है, ये काय की है? मास, यानी द्रव्यमान की। सेकेंड टाइम। ये तीन राशियों के बेस पे इनके मात्रक रखे गए हैं और इन्हीं मात्रकों के शॉर्ट फॉर्म को लेकर क्या बनाया गया है, सिस्टम के नाम बनाए गए थे। पहली जिसमें लंबाई को मीटर में नापें, भार को किलोग्राम में नापें और टाइम को हमेशा किसी भी सिस्टम में सेकंड से ही नापेंगे। टाइम को सेकंड में नापें तो इन सबका पहला जो है अक्षर लिया, लेटर लिया, एमकेएस पद्धति बन गई। दूसरे में जब लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, तो सीजीएस सिस्टम बना। और तीसरा लंबाई को फुट भी सुना होगा, 1 फुट 2 फुट, तो लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, फुट में भी नापते हैं। तो अगर फुट में नापें और द्रव्यमान को पाउंड द्रव्यमान की राशि है, सॉरी इकाई है, तो पाउंड में नापें और समय को सेकंड में, तो एफपीएस तीन सिस्टम हो गए। अब इनमें प्रॉब्लम क्या थी? ये तब तक तो ठीक रहा जब तक कि देशों के बीच आवागमन नहीं था, सामान का ज्यादा, व्यापार कम होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पूरी दुनिया एक हुई, एक होने का मतलब है यातायात के साधन जो है बढ़े, तो क्या होगा, एक देश का व्यापार दूसरे देश से बढ़ा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो यहाँ एक देश का जो सामान है वो लोड होकर दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाने लगा। तो जैसे कि एक देश से किसी
मटेरियल को दूसरे देश में व्यापार के लिए भेजा गया तो वो देश उसका जो वजन करेगा वो अपने यूनिट जो भी उसके यहाँ पद्धति चलती होगी उसमें करेगा। मान लीजिए भारत से कोई चीज ब्रिटेन गई तो उसमें कुछ उसने द्रव्यमान जो नापा वो किलोग्राम में नापा भारत में। अब वहां पहुंचा तो वो उसको वेट कर रहे हैं क्या में ब्रिटेन में, क्योंकि वहां एफपीएस सिस्टम चलता पाउंड में। अब कैसे दोनों में मेल होगा, तालमेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पाउंड का सिस्टम है नहीं इंडिया में, यहाँ किलोग्राम का है और वहां पर किलोग्राम का नहीं, वहाँ पाउंड का है। तो ऐसी बहुत समस्याएं आती थी देशों के बीच में सामान के आदान प्रदान करने में, चाहे वो लंबाई का मैटर हो या वजन का हो या सामान तो सबका सेकेंड ही रहता है। तो क्या होता था, सामान को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर एक संस्था है जो कि माप तोल का पूरा ऑफिस है वर्ल्ड का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, पेरिस में है। तो उसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। 1960 की बात है। ये जो संस्था है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये सेवरेस में है। कहाँ है? सेवरेस। और ये सेवरेस जो है ये पेरिस के पास में है। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस के पास में सेवरेस है। वहां पर क्या है, सेवरेस में एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर यानी अंतरराष्ट्रीय माप और तौल का अंतरराष्ट्रीय संस्था है। उसने 1960 में सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यानी एक ऐसी यूनिट सबकी दी जाए भौतिक राशियों की कि जो भारत में भी प्रचलन में हो, ब्रिटेन में भी प्रचलन में हो, बाकी के देशों में भी प्रचलन में हो, जिससे सामान को तौलने में, नापने में, लंबाई को सब जगह एक रूपता रहे, तालमेल बैठे उनके बीच। तो क्या किया गया, इन तीनों में देखा गया इसी सिस्टम को ज्यादा उचित माना गया, एमकेएस को। एमकेएस को यही माना गया कि अगर लंबाई को मीटर में लें तो ठीक है, मास को किलोग्राम में ही लें, समय को सेकंड में लें, यही ठीक है। लेकिन फिर उसका नाम एमकेएस नहीं दिया गया, उसका नाम बस बदल दिया गया, बाकी उसमें जो मात्रक है वो वही है एमकेएस वाले। तो एमकेएस जो नया नाम दिया गया 1960 में, उसे दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, इकाई का अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, ये दिया गया। उसका नाम फिर एमकेएस से बदल क्या कर दिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम। सुना होगा आपने, एसआई मात्रक सुनते हैं, ये एसआई सिस्टम है। तो वर्तमान में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में प्रचलन में है मापन की पद्धति, वो एसआई पद्धति है। तो चूंकि इसमें एमकेएस के ही सारे सिस्टम लिए गए हैं, इसलिए इसको हम एमकेएस भी कह देते हैं। एक और नाम है इसका मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, याद रखिएगा, इतने नाम हैं इसके। तो मापन की पद्धतियां कितनी हुई? 3 थी पहले। एमकेएस जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। सीजीएस जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, लंबाई फुट, द्रव्यमान पाउंड सेकंड। ठीक है। फिर इन तीनों में तालमेल नहीं था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो फिर IBWM ने 1960 में, जो कि फ्रांस में पेरिस के पास सेवरेस नामक जगह पर ये ऑफिस है, 1960 में यहाँ एक बात हुई कि ऐसा कुछ तालमेल बनाया जाए जिससे पूरे विश्व में एक रूपता बनी रहे इकाइयों में। तो एक नया सिस्टम दिया जिसे नाम दिया गया एसआई सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, इसको नाम दिया गया, 1960 में दिया गया। और इसमें सारी वही यूनिट ली जाती हैं जो एमकेएस में ली जाती हैं, इसलिए इसे एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं और मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। 3 नाम है, एमकेएस, मीट्रिक और एसआई। इतना समझ में आया? वैसे इस चैप्टर में ये सब टॉपिक दिया है, आप फिजिक्स में इसमें डिटेल में इसे पढ़ाएंगे। मैं फिर भी जितना हो रहा है मैं उतना मैं करता हूं। सॉरी। तो बाकी फिजिक्स में आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो मेरा मतलब ये था कि भौतिक राशियों को पढ़ाने से पहले मैं ये सिस्टम आपको बता दूं कि मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। अब मैं आता हूं अपने पहले वाले पॉइंट पे, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां की मैंने डेफिनेशन आपको बता ही दी थी, क्या कि वे राशियां जो कि भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करती हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां होती कितनी प्रकार की हैं? तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो वैसे तो 2 ही प्रकार की थी। एक तो थी मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज,
दूसरी थी व्युत्पन्न राशियां, मतलब जो मूल राशियों से बने। व्युत्पन्न का मतलब ये उत्पन्न हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जब दो तरह की राशियां थी पहले, भौतिक राशियां, तो देखा गया कि कुछ मापतौल ऐसे होते हैं कि उनकी मापतौल ना तो भौतिक राशियों से, सॉरी, इनसे मूल राशियों से हो पा रही थी, और ना ही किससे हो पा रही थी, व्युत्पन्न राशियों से, क्योंकि उनकी नाप ऐसी थी कि इनके अंतर्गत जितनी राशियां आती हैं, मूल राशियों के अंतर्गत जितनी राशियां आती हैं, वो उस चीज को नाप ही नहीं पा रहे थे। तो फिर सोचा कि एक और कोई राशियों का मतलब एक और कोई प्रकार होना चाहिए जो उस कमी को पूरा कर दे। तो एक इनकी कमी को पूरा करने के लिए चूंकि वो तीसरा नाम दिया गया, इसलिए उनको कहते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां, क्योंकि ये जो पूरक राशियां इन दोनों की कमी को पूरा कर रही हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। अब मैं सब कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो भौतिक राशियों की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। फिर इनके दो प्रकार थे, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, लेकिन फिर इनसे सारी नाप तौल नहीं हो पाई, तो तीसरे प्रकार की एक राशि बताई गई जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की पूरा कर रही हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब मैं सबको एक एक से बताता हूं। पहले मूल राशियां, नाम से ही पता है, मूल राशियों को बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। बेसिक है ना, इसलिए ये वो राशियां होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, इनका मेजरमेंट करते हैं, तो किसी दूसरी राशि की इन्हें जरूरत नहीं होती है, खुद में ही पूरी होती हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। एक बार फिर से मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और इनके मेजरमेंट में किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरी राशि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों को जिन यूनिट या मात्रकों से नापा जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, 7 होती हैं मूल राशियां, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न का मतलब ये डिराइव्ड मतलब उनसे उत्पन्न हुई हो। वे राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बनती हैं। वे राशियां जिनकी कैलकुलेशन करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, इनके जो 7 मूल राशियां होती हैं, फिर 7 मूल राशियों को छोड़ के जितनी भी राशियां होती हैं फिजिक्स में, हजारों सैकड़ों जो राशियां होती हैं, वो सब व्युत्पन्न में आती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड करेंगी, उन्हीं से इनको बनाया जाएगा, इसलिए व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। फिर कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें कोई आयाम नहीं होता, बेमा नहीं होता, डायमेंशनलेस। कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं। आयाम का मतलब ना जिनमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी तो उस चीज को आप कैसे नापेंगे? इसका एग्जाम्पल है, कोई पहाड़ है, पहाड़ की आप हाइट नाप सकते हैं, लेकिन पहाड़ पहाड़ जो है इस तरह से पहाड़ है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये जमीन है, तो आप हाइट तो इसकी सीधी सीधी नाप देंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि आपने जो हाइट नापी है, अब हाइट और जो पहाड़ का ये वाला ये जो रेखा है, इसके बीच एंगल कितना है, कोण कितना है, अभी कोण वाली बात आ गई, ये कोण कितना है। तो अब कोण नापने के लिए ना तो मूल राशियों में जो 7 राशियां उनसे कोई ऐसी राशि है जो नाप सके, ना व्युत्पन्न राशियों में जो हजारों राशियां हैं उनमें कोई ऐसा था जो इस एंगल को नाप सके। सीधा सीधा तो आप नाप देंगे, यहां से एक बिंदु रखेंगे, एक बिंदु यहां बना के इसकी लंबाई नाप देंगे, चौड़ाई नाप देंगे, लेकिन इसको कैसे नापा जाए? इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, बल्कि एक अनुपात है, एक आर्क है, चाप है। तो ऐसी राशियों को नापने के लिए ही पूरक राशियां बनाई गई। तो पूरक राशियों की डेफिनेशन क्या हुई? ये वे राशियां हैं जो विमाहीन, आयामहीन होती हैं, यानी डायमेंशनलेस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ये 2 ही हैं, पूरक राशियां 2 ही होती हैं, वो मैं सबके नाम बता देता हूं आपको। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितनी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये 7 हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी लंबाई, दूसरा आपका द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है पदार्थ की मात्रा, छठवां है, ताप हो गया, पदार्थ, विद्युत धारा, और सातवां है ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता। ये 7 हैं। इनकी अगर वैसे नाम लें तो ये हो गई आपकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, विद्युत धारा क्या हो गई इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता क्या होता है आपका, ज्योति तीव्रता का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये 7 होती हैं। कौन सी राशियां हैं, ये मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों को कैसे डिनोट करते हैं, लंबाई तो आपकी हो गई L, द्रव्यमान M, समय क्या हो गया T, ताप K, पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं, विद्युत धारा I होती है एम्पियर, और इसके अलावा ज्योति तीव्रता जो होती है, इसको ज्योति तीव्रता यानी इसे बोलते हैं आपका क्या इंटेंसिटी होती है, तो इसको ज्योति तीव्रता को आप CD कैंडेला से भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी मूल राशियां हो गई। फिर व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं। जैसे तो जो व्युत्पन्न राशियां हैं ये कई होती है, इनकी कोई संख्या नहीं है। क्यों, इनसे बना के इधर उधर गुणा भाग करके बनाई जाती हैं। 2-3 हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ केवल मैं थोड़ा आपको बेस बता रहा हूँ, बाकी आप ये फिजिक्स की चीजें हैं उसमें आप डिटेल में पढ़ाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल को A = लेंथ इंटू विड्थ हो गई। तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई, सबको काय में नापेंगे आप, मीटर में ही नापेंगे। तो लंबाई को मीटर में नापेंगे, यानी लंबाई का मात्रा सिंबल हो गया m और चौड़ाई का भी m हो गया। तो एरिया का जो यूनिट बनी वो क्या बनी, m² बनी। चूंकि देखिए क्षेत्रफल को आपने लंबाई और चौड़ाई से निकाला है, और लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई एक ही चीज है, वो मूल राशि है। तो ये जो मूल राशियों के गुणा करने से बनी है क्षेत्रफल, इसलिए कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे ही आयतन भी है। आयतन में क्या होता है, आयतन में होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सब भी मीटर में नापे जाते हैं, तो मीटर क्यूब हो जाता है। चूंकि ये मूल राशियों पर डिपेंड कर रहे हैं, उन्हीं से निकाला गया है, तो ये भी क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी को लंबाई यानी मीटर में नापोगे, समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक हो गया। तो ये राशि है जो चाल, वो कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, मीटर यानी लंबाई, समय, और लंबाई और समय किस में आते हैं, आपके मूल राशियों में। तो वे सभी राशियां जो मूल राशियों के गुणा भाग से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की कोई संख्या नहीं है, बहुत होती हैं, जिन्हें आप फिजिक्स में काफी डिटेल में इनको पढ़ाएंगे, इनके मात्रक पढ़ाएंगे और विमीय सूत्र पढ़ाएंगे। यहाँ के लिए इतना ही। अब जो है पूरक राशियां, पूरक राशियां 2 हैं। आपको मूल रूप से जो याद रखना है वो क्या रखना है, एक तो मूल राशियां जो कि 7 हैं, और दूसरा पूरक राशियां। पूरक राशियां 2 हैं, एक है कोण, जिसे प्लेन एंगल बोलते हैं, मतलब सिंपल कोण, और दूसरा है घन कोण। दूसरा है घन कोण। 2 ही है, एक प्लेन एंगल हो गया और दूसरा क्या होगा, घन कोण हो गया। अब इसमें इसे सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है उसको रेडियन से नापते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है घन कोण, उसमें स्टेरेडियन से नापते हैं। अब ये है क्या, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए 2 चीज होती हैं, एक वृत्त होता है और एक होता है गोला। अब गोले को यहां बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि गोला एक 3D शेप है। गोला एक 3D शेप है, और जो बोर्ड होता है 2D होते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई 2 ही विमा होती हैं, 2 ही आयाम होते हैं। जबकि गोला जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी गहराई सब होता है। तो ये 3D शेप है। तो जो एंगल, ये इसकी सेंटर हो गया वृत्त का, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, और इधर हम ऐसे कोई लाइन खींचे तो ये एंगल हो गया आपका 2D एंगल कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई 2 राशियों के बीच में है। तो ये 2D एंगल है। 2D एंगल इसे प्लेन एंगल कहते हैं, जो 2D में बनता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं, और इसको नापने के लिए रेडियन का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम गोला ले लें तो गोला का ये सेंटर हो गया, और गोला में अगर हम ये इसकी रेडियस ले लें, ये तो रेडियस हो गई, और ये यहाँ पर लाइन खींच दें तो ये लाइन ऐसी नहीं खिंचेगी, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, बल्कि ये लाइन कैसे खिंचेगी, इसमें एक शंकु बन जाएगा ऐसा, क्योंकि ये गोला है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एरिया होगा, ये एंगल होगा, ये 3D में होगा। तो 3D में जो एंगल होता है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, क्योंकि ठोस में है,
घनकोण कहते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ रेडियन यानी कोण होता है, कहाँ घनकोण होता है। जैसे एक प्लेट है या थाली है या एक परात है, तो वो उसमें 2D ऑब्जेक्ट है वो, और उसमें एक रेडियस से लाइन खींचे तो उसकी त्रिज्या हो गई, और दूसरी लाइन खींच दे तो वो एंगल बन जाएगा। यानी 2D में वो एंगल बना है तो उसे रेडियन में नापा जाएगा, और उस कोण को हम सिंपल कोण प्लेन एंगल कहते हैं। लेकिन एक गोला है, बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जब आप रेडियस तो ले लेंगे उसकी सीधी सीधी लाइन, लेकिन जब दूसरी लाइन खींचेंगे तो उन दोनों के बीच में यानी यहाँ पर एक सीधा सीधा ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगी, बल्कि यहाँ एक ठोस आकार बनेगा, शंकु जैसा, ये चीज बनेगी। तो यहाँ पर आपको 3D में एंगल को लेना पड़ेगा, उसे बोलेंगे घनकोण यानी स्टेरेडियन। क्योंकि इसमें 3D में लेते हैं इसलिए इसको इनके फॉर्मूला अलग बनते हैं। जो कोण का फॉर्मूला बनता है चाप बटे त्रिज्या बनता है, क्योंकि सीधा सीधा आपने ये जो चाप लिया है ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गई, सीधा सीधा इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो तो कोण निकल आता है। लेकिन जो घन कोण का बनता है फॉर्मूला, वो बनता है सतह का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा सरफेस आ जाता है। जब ये एंगल बनाया जाता है तो इसमें पूरा सरफेस आता है पूरा, तो उस सतह का क्षेत्रफल लेते हैं जितने में एंगल बना है, जब उसको निकालते हैं कोण की वैल्यू, और त्रिज्या का स्क्वायर लिया जाता है। ये फॉर्मूला लगता है, ये घनकोण में लगता है, और ये क्या में लगता है, कोण में। कोण में सीधा सीधा होता है, चाप होती है और त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको भौतिक राशियां बताई हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां आपकी कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। व्युत्पन्न राशियां काफ़ी होती हैं, फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने 2-3 का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद फिर पूरक राशियां हैं। इन 2 राशियों से कुछ विमाएं नहीं निकाली जा सकी, इसलिए अलग टाइप की राशियां बनाएंगे जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, यानी पूरक राशियां कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये 2 होती हैं, कोण और घनकोण। कोण को रेडियन बोलते हैं, कोण की जो यूनिट होती है रेडियन होती है, और घनकोण की क्या होती है, स्टेरेडियन। कोण जो होता है वो 2D शेप के लिए होता है, जो घनकोण होता है वो 3D शेप के लिए होता है। ठीक है, अब आपको मैं कोण और घनकोण की जो परिभाषा मैं बता ही चुका हूँ, फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मुझे बताना है सबसे बड़ी चीज है, वो है सभी जो राशियां हैं, मूल राशियां, उनकी डेफिनेशन मुझे बतानी है आपको। ठीक है, 7 मूल राशियां हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो 11th-12th क्लास में इनकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लंबाई को नापा जाता है काय में, मीटर में। इनके मात्रक हैं, सबके भौतिक राशियों के मैं मात्रक लिख दे रहा हूँ। मात्रक की डेफिनेशन क्या होती है? मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियों को नापने के लिए एक निश्चित मान होता है, जो कि कैसा होता है, पहले से निश्चित किया जाता है, उसी में उस राशि को व्यक्त किया जाता है, उसे हम मात्रक कहते हैं। हर राशि का एक निश्चित मान निर्धारित किया गया है जिसमें उसे नापा जाएगा, वही उसका क्या होता है, मात्रक कहलाता है। तो मात्रक हर राशि का अलग अलग होता है। यहाँ पर चूंकि भौतिक राशियां 7 हैं, मूल राशियां जो है 7 हैं, तो उन्हीं के मात्रक के बारे में बात हो रही है। तो लंबाई का मात्रक हो गया आपका मीटर। इसमें मैं एक टेबल बना देता हूं आपको। भौतिक राशियां और उनके, इनको भौतिक राशियां न करके इनको मूल राशियां कहिए, क्योंकि मूल राशियों का ही बताना है। भौतिक राशियां तो काफी हो जाएंगी। मूल राशियां और उनके यहाँ मात्रक यानी यूनिट, मात्रक को क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। तो भौतिक राशियां कितनी हैं? 7 हैं। पहला क्या है, लंबाई। लंबाई की जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। इसके बाद ताप का मात्रक केल्विन है।
पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक आपका मोल हो जाएगा। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर है। और फिर ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला है। ठीक है, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को सेकंड से, केल्विन को के से, मोल को मोल से, एम्पियर को ए से और कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। ये सब है। ओके, अब सुनिए, इनमें सातों की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं 1 मीटर की डेफिनेशन बताऊंगा आपको। 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो सबसे पहले प्रकाश की चाल देखिए। प्रकाश की चाल कितनी है? वैसे तो प्रकाश की चाल को माना गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। लेकिन इसके एक्यूरेट वैल्यू अगर देखें 29979 कुछ वैल्यू है, जैसे आप याद कर लेना 299792458 2458 ये प्रकाश की चाल है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रा है मीटर प्रति सेकंड। इसका इसी से मीटर की डेफिनेशन बनी है। कैसे? कि प्रकाश की चाल निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की जो स्पीड है वो कितनी है? 299792458 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मीटर पर सेकंड प्रकाश 1 सेकंड में 299792458 मीटर चलता है 1 सेकंड में। वैक्यूम में जो लाइट है उसके द्वारा जो पाथ चला जाता है वो कितना चला जाता है? 299792458 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में। तो इतना मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने में चलेगा? जानते ही हो आप ये कैलकुलेशन। कोई चीज 1 सेकंड में इतनी चल रही है, इतनी मीटर चल रही है, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चलेगी? उल्टा हो जाएगा 1/299792458 सेकंड, यानी 1 सेकंड के इतनावां भाग। इसमें प्रकाश कितना चलेगा? 1 मीटर। यहीं से डेफिनेशन बनती है 1 मीटर की। कैसे? अब सुनिए डेफिनेशन ध्यान से 1 मीटर की। 1 मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई वह दूरी है जो कि 1 मीटर निर्वात में, याद रखना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, जहां कुछ भी ना हो, कोई गैस ना हो। 1 मीटर निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई वह दूरी है जो उसके द्वारा 1/299792458 सेकंड में तय की जाती है। समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं? 1 मीटर। अब एक चीज और, ये डेफिनेशन याद नहीं रहा है तो प्लेटिनम इरिडियम ये एलॉय है, मिश्र धातु है। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक छड़ है, ये छड़ रखी है सेवरेस में, और सेवरेस में आपको बता चुका हूं फ्रांस में है। क्या? आईवी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का ऑफिस, उसमें ये छड़ रखी है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की, मिश्र धातु की। उसमें इस पहले कैलकुलेशन के द्वारा ये दूरी नापी गई कि प्रकाश इतने सेकंड में कितना मीटर चला, उस दूरी को नापा गया। उसी दूरी को स्टैंडर्ड मानते हुए इस प्लेटिनम इरिडियम की जो रॉड थी उस पर 2 पॉइंट बना दिए गए। ये 2 पॉइंट बना दिए गए और कहा गया कि इन्हीं 2 पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वही 1 मीटर होगी। अब सुनो दूसरी डेफिनेशन मीटर की क्या है। फ्रांस में पेरिस के पास सेवरेस नामक स्थान में, सेवरेस नामक ऑफिस में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर बने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा गया है। अब इसमें आप कहेंगे प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिया? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु जब बनती है एलॉय, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे जितनी गर्मी पड़े, इसमें ना तो विस्तार होता है ना संकुचन होता है। वैसे लोहा रखो, कुछ भी रखो, तो थोड़ा बहुत माइक्रो में इनमें या तो कमी हो जाती है सर्दी में और गर्मी में तो बढ़ जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा? मापन में त्रुटि हो जाएगी। तो ये मापन में गलती ना हो, इसलिए ऐसी धातु लेनी थी जिसमें ताप के साथ या कम हो ताप या ज्यादा हो, कोई लंबाई चौड़ाई में उसमें चेंज ना आए, इसलिए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु ली गई। तो पहली डेफिनेशन ये हुई
प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई वह दूरी जो कि प्रकाश 1/299792458 सेकंड में चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। ये डेफिनेशन याद ना रहा है तो दूसरी डेफिनेशन है कि पेरिस में फ्रांस के पास सेवेरस के IVWM के ऑफिस में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की रॉड पर बने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। ये 1 मीटर की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरा जो है वो क्या है आपका किलोग्राम, बिल्कुल यहीं से बनेगी। किलोग्राम की डेफिनेशन, 1 किलोग्राम क्या है, 1 kg, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन इजी है, वही बात क्या, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ये भी क्या का, प्लेटिनम और इरिडियम का। अब डेफिनेशन सुनो 1 किलोग्राम की क्या है। फ्रांस में पेरिस के पास सेवेरस के IVWM ऑफिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक सिलेंडर के भार को मानक मानते हुए 1 किलोग्राम माना गया है। 1 किलोग्राम वह भार है जो कि फ्रांस में पेरिस के पास स्थित सेवेरस के ऑफिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के सिलेंडर के बराबर है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की रॉड रखी है, वहीं पर एक सिलेंडर भी रखा गया है, क्योंकि पहले किसको पता था 1 किलोग्राम कितना होगा, किसी ने तो पहले माना ही होगा। तो वहाँ इसी एलॉय का यानी इसी मिश्र धातु का प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर भी रखा गया है, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी मानी गई है और कहा गया है इसी के भार के बराबर जितने बांट बनाएंगे वो सब 1 kg होंगे। ये किलोग्राम की डेफिनेशन इजी थी। इसके बाद अब आता है आपका सेकंड, 1 सेकंड की डेफिनेशन। ये सब नोट्स में है, मिलेंगे आपको, बस मैं आप बता रहा हूं। 1 सेकंड, 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है। अब 1 सेकंड की जो डेफिनेशन बनती है उसकी भी वैल्यू आपको याद रखना है, 9,26,26,31,770। ये वैल्यू याद रखो। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है और कुछ डेफिनेशन स्टैंडर्ड जो होती है उन्हें समझने के साथ साथ आपको वैल्यू रटनी पड़ती है, तो उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। 9,19,26,31,770 सीजियम 133 एटॉमिक बाच। सीजियम 133 की परमाणु घड़ी है, तो वहां ये कहां रखी है, उसी ऑफिस में सेवेरस में रखी हुई है। उसमें सीजियम 133 का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो एक अपने कक्षक से, ऑर्बिटल से दूसरे कक्षक में जाता है और फिर वापस आता है। तो जितने समय में वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पहले कक्षक में जाता, आगे वाले कक्षक में जाता, वापस आता है, ऐसे कंपन करता है, तो जितने समय में वो इतने कंपन करता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जैसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसके इतने कंपन जितने समय में होते हैं उसे 1 सेकंड माना गया है। समझे? तो 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या हुई, 1 सेकंड वह समय है जिसमें सेवेरस में रखी सीजियम 133 परमाणु घड़ी में सीजियम के इलेक्ट्रॉन 9,19,26,31,770 बार दोलन करते हैं, यानी कंपन करते हैं। एक बार फिर से, 1 सेकंड क्या समय है, 1 सेकंड वह समय है जो कि फ्रांस में पेरिस के पास सेवेरस नामक ऑफिस में रखी सीजियम परमाणु की घड़ी में, सीजियम का परमाणु है, कह सकते हो आप सीजियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन 9,19,26,31,770 बार दोलन यानी कंपन करता है, उस समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। ओके, तो ये 1 सेकंड की डेफिनेशन है। इसके बाद आपको मैं बताता हूं 1 सेकंड के बाद ताप, केल्विन क्या है। केल्विन टेम्परेचर बताने के पहले मैं एक आपको ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट बताना चाहता हूं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये क्या है, देखिए एक ग्राफ समझो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स पर मैंने टेम्परेचर लिया बढ़ता हुआ, और वाई पर मैंने प्रेशर लिया बढ़ता हुआ, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब पानी है, यहां पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस है यानी बर्फ है, बर्फ है यानी सॉलिड है। ये वाटर है, वाटर तो क्या था, लिक्विड हो गया। और ये क्या है, वेपर है यानी जलवाष्प है, तो ये क्या हो गई, गैस हो गई। तो ये एक बिंदु है, इस बिंदु को आप देख रहे हो, ये वह ताप है, वह टेम्परेचर है। ये ताप को यहां लिखा हमने, जैसे TC कह दिया है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ये वह ताप है जिस पर पानी तीनों अवस्थाओं में
इक्विलिब्रियम में है, इक्विल है, साम्य में है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, तीनों में लगातार कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? इस पे तुमने दाब लिया, ये प्रेशर है, ये दाब है कुछ ना कुछ, ये पीसी मान लिया इसको, ये टीसी है, तो टीसी की कुछ वैल्यू होगी और पीसी की कुछ वैल्यू होगी। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो दाब होता है वो कितना होता है? वायुमंडल का साधारण दाब कितना होता है? 760 mmHg, 760 mmHg। ये mmHg दाब को नापने की इकाई है। इस दाब पर तो ऐसा कभी हमें लगता है कि पानी को कितना भी ठंडा गर्म करो, 760 mm दाब पर यानी वायुमंडलीय दाब पर तो ये कहीं पॉसिबल हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसी अवस्था आ जाए कि पानी की तीनों अवस्थाएं ठोस द्रव गैस आपस में साम्य में हो। पॉसिबल है क्या? सोच के देखिए। ज़्यादा ठंडा करोगे तो बर्फ़ बन जाएगी, थोड़ा उसे गर्म करोगे तो पानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म करोगे तो वेपर में बदल जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी अवस्था है कि जब तीनों चीज़ क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए, साम्य में हो जाए? नहीं है कोई। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तब है जब दाब में चेंज किया जाए, टेम्परेचर में चेंज किया, सॉरी प्रेशर में चेंज किया जाए। तो वो प्रेशर आपका है आके 4.56 mmHg। सोचिए 760 mmHg तो अभी नॉर्मल प्रेशर है, इसको इतना कम किया जाए 4.56 तक। तो 4.56 प्रेशर पर क्या होता है, जैसे ताप बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन आती है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन पर ऐसी अवस्था आती है पानी की कि पानी की तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस साम्य में रहती हैं। इसी को आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, यानी त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु। अब याद रखिएगा, पानी का त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं साम्य में रहती हैं, सीधी सी भाषा में। और उसकी वैल्यू याद रख लीजिए, त्रिक बिंदु पर की वैल्यू पानी के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस है। किस प्रेशर पर ये पॉइंट मिलता है, ये ताप? 4.56 mmHg। ओके, अब मैं केल्विन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। केल्विन, एक केल्विन वह ताप है जो पानी के त्रिक बिंदु का 1/273 गुना होता है। खत्म। एक केल्विन इक्वल टू TC अपॉन 273, ये है। तो एक केल्विन इक्वल टू TC यानी त्रिक पॉइंट, यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना निकाला था? 0.01 अपॉन 273, यही एक केल्विन की वैल्यू। एक केल्विन वह ताप है, एक केल्विन वह ताप है जो पानी के त्रिक बिंदु का 1/273 गुना होता है। ओके, ये थी आपकी केल्विन की परिभाषा। इसके बाद मोल। मोल यानी पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। तो इसमें मैं इसी चैप्टर में आज आपको मोल संकल्पना बताऊंगा, लेकिन यहाँ केवल इतना जानो कि कार्बन परमाणु में जो भार होता है कार्बन परमाणु का, वो कितना होता है? 12। क्यों? क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो भार होता है 12 आता है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम। इतना जानो अभी। और 12 ग्राम कार्बन परमाणु में, 12 ग्राम कार्बन परमाणु में परमाणुओं की संख्या या किसी भी पदार्थ में जिससे मिलकर बना है उस चीज की संख्या, वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कोई चीज जिससे मिलकर बनी, उसकी यूनिट्स जो होती हैं, ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग यूनिट्स जो होती हैं, उनकी संख्या किसमें? उसके भार के बराबर, एक परमाणु भार के बराबर। उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.22 इंटू 10⁻23। ये मूल संकल्पना है। इसको मूल नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और Na से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो के नाम पे एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.22 इंटू 10⁻23। ये इतने परमाणु, अणु या आयन कितने पदार्थ में होते हैं? उसके परमाणु भार के बराबर पदार्थ में। समझ में आया? तो कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है। इसको मैं मूल संकल्पना में बताऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको केवल मूल की डेफिनेशन बताऊं। तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻23। बस इतना याद रखो। यहीं से डेफिनेशन बनेगी एक मोल की। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही परमाणु होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन परमाणु में होते हैं। सीधी सी बात है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, ऐसे लिख दो, इससे समझ में आ जाएगा। कोई भी एक मोल पदार्थ है तो उसमें 6.22 इंटू 10⁻23 क्या है? कण है। मैं कहूं मेरे पास कुछ भी कह लो, मेरे पास एक मोल मार्कर है, मेरे पास एक मोल मार्कर है, मैंने कहा, तो मेरे पास कितने मार्कर हो गए? 6.22 इंटू 10⁻23। तो मोल पदार्थ की मात्रा को मोल से बताते हैं, और मोल की परिभाषा हो गई
किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन परमाणु में होते हैं। इसमें परिभाषा में 12 ग्राम कार्बन परमाणु के भार को ही बेस माना गया है, इसलिए उसका जिक्र किया जा रहा है। ये हो गई मोल की परिभाषा। अब एम्पियर पे आ जाओ। एम्पियर विद्युत धारा। निर्वात में नगण्य क्षेत्रफल वाले क्रॉस सेक्शन एरिया, तार है तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब इसकी लंबाई, ऐसे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। तो निर्वात में जब दो तारों को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो तारों को, धातु के दो तारों को कहाँ रखा जाता है? 1 मीटर की दूरी पर समानांतर रखें और उनके बीच की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, ठीक है। और उनमें करंट प्रवाहित करें, आई धारा प्रवाहित करें। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो पहले ये तार थे ऐसे ही, दोनों पैरेलल रखे गए, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए, कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा था। लेकिन जब इनमें करंट प्रवाहित होगा तो इनमें या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि जब धारा बहती है तो बल उत्पन्न होता है। फिर देखो, हमने तब तक करंट प्रवाहित किया दोनों में जब तक कि इनके बीच एक फोर्स ना लगने लगा, और फोर्स लगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना बल। जैसे ही इतना बल मिल गया, वहीं करंट लगाना बंद कर देंगे और देखेंगे कितना करंट लगाया। वहां जो करंट की वैल्यू होगी वही 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर वैल्यू की परिभाषा क्या हुई? जब दो नगण्य क्षेत्रफल वाले क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तारों को आपस में समानांतर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और उनमें तब तक धारा प्रवाहित की जाती है कि जब तक कि उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ना लगने लगे, तो वही प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। ओके, ये एम्पियर की डेफिनेशन हुई। अब है कैंडेला, सीडी, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो कैंडेला है, इसके लिए आपको कुछ वैल्यू याद रखना है। एक तो 5.4 × 10⁻14 हर्ज, ये आवृत्ति का प्रकाश प्रवाहित किया जाएगा, और तब तक प्रवाहित किया जाएगा जब तक कि 1/638 वाट की ऊर्जा ना निकले। अब सुनिए, ये गोला है और ये घनकोण है, याद रखना घनकोण। तो हम किसी प्रकाश स्रोत को, मान लो टॉर्च है, किसी प्रकाश स्रोत को मैं यहां रख देता हूं, यहां से इसके केंद्र पर रखेंगे, वहां रखेंगे दिखेगा नहीं, ऐसे रख दीजिए। यहाँ मैंने एक प्रकाश स्रोत यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है मैंने यहाँ पर रख दिया और उससे लाइट निकाली, लेकिन लाइट की जो आवृत्ति है वो कितनी होनी चाहिए? 5.4 × 10⁻14 हर्ज की आवृत्ति का प्रकाश ही निकलना चाहिए, एक घनकोण से निकलना चाहिए। जब किसी गोले के एक घनकोण पर किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 5.4 × 10⁻14 आवृत्ति वाला, हर्ज आवृत्ति वाला प्रकाश डाला जाता है और उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है 1/638 ऊर्जा होती है, तब उस प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसे 1 कैंडेला कहते हैं। इसमें ये वैल्यू आपको रटनी पड़ेंगी। 1 कैंडेला की डेफिनेशन ये होगी। तो 1 कैंडेला की डेफिनेशन के लिए आपको 2 वैल्यू रटनी है। एक तो ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो रही है, 1/638 वाट, और किस आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं आप? 5.4 × 10⁻14, और घनकोण पर डाल रहे हैं। तो जब किसी घनकोण पर उसके केंद्र पर प्रकाश स्रोत को रखकर 5.4 × 10 हर्ज आवृत्ति का प्रकाश तब तक डाला जाता है जब तक कि उसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा 1/638 वाट ऊर्जा उत्पन्न ना होने लगे, तब उस प्रकाश की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता को हम क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं। समझ में आया? तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया? पहले मापन की पद्धतियां बताई, इसके बाद मैंने भौतिक राशियां बताई, उनके टाइप्स बताए, और भौतिक राशियों के मैंने मात्रक भी बताया आपको। मूल राशियां थी, मूल मात्रक 7 थे, और इसके बाद व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं, उनको आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ लेना। पूरक राशियां 2 ही थी, कोण और घनकोण, उनके मात्रक बताए, और सारे SI मात्रक जो 7 हैं उन सब की मैंने डिटेल में आपको डेफिनेशन बताई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।